जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका फिर से स्वागत है। इतिहास शिक्षक है। जिस समाज को, जिस राष्ट्र को, जिस व्यक्ति को विकास करना है उसके लिए शिक्षक है। इतिहास विध्वंसक है, जिसको विनाश करना है। इतिहास की कहानियों को प्रस्तुत करना व्यक्ति की विचारधारा पर निर्भर करता है। तभी तो कहते हैं ना, लेफ्ट विंग, राइट विंग, दिस विंग, दैट विंग। लेकिन शो के शुरू होने से फिर वही बात, पढ़ना है क्योंकि सीखना है, सीखना है क्योंकि समझना है, समझना है क्योंकि उन्नति करना है। जिस सपने को इस देश के युवाओं ने देखा 20वीं शताब्दी के आरंभ में, महानायकों ने देखा, सरदार भगत सिंह ने देखा, गांधी जी ने देखा, सुभाष चंद्र बोस ने देखा, वीडी सावरकर जी ने देखा, जिस सपने को इन सब ने देखा, मेरा भारत महान, उस सपने को पूरी करने के लिए इतिहास की धारा को उचित ढंग से खंगालना पड़ेगा। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा कि 1351 में 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई है। सिंध में ताकि को चेज कर रहा था। उसके बाद उसका कजन, चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि जब भी किसी शासक को पढ़ना है तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, P = P। पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। नीति किस पे निर्भर करेगी? प्राथमिकता पर। अब 1351 में जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका था। खजाना खाली हो चुका था, चारों तरफ विद्रोह हो रहा था, जनता असंतुष्ट थी और दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ चुका था। ये चार बात तुरंत नोट करिए। 1351 फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठ रहा है, 1351 मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो रही है। तो जिस वक्त फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठ रहा है, पहली परिस्थिति क्या है? सल्तनत कमजोर पड़ रहा है। दूसरी परिस्थिति क्या है? खजाना खाली है। तीसरी परिस्थिति क्या है? चारों तरफ विद्रोह। चौथी परिस्थिति क्या है? असंतुष्ट जनमानस। और पांचवी परिस्थिति है कि मध्य एशिया में एक बहुत ही खतरनाक ग्रुप फिर से उभर रहा है, मंगोल। अब इस परिस्थिति को लिख लीजिए, 1351 फिरोज शाह तुगलक और उसके ये पांचों परिस्थितियां लिख लीजिए। अब सोचिए कि उसको पहला कदम कौन सा उठाना चाहिए। तो पहला कदम उसने उठाया कि विद्रोही सरदारों को संतुष्ट किया जाए। जो क्षेत्र उसके सीधे कब्जे में थे उसको ने अपने सीधे कब्जे में लिया, बस उसी को कंसोलिडेट करना शुरू किया, बाकी छोड़ दिया, कहा जाने दो। जितना क्षेत्र उसके सीधे प्रभाव में था उसने उस पर नजर रखनी शुरू की, बाकी कहा जाने दो, कोई बात नहीं। और फिर पहला नीति क्या है? सरदारों को खुश रखने की नीति है। अब इसने एक पॉलिसी अपनाई, तुष्टीकरण, अपीजमेंट। दुनिया की सबसे खतरनाक पॉलिसी है। शुरुआत में तो बड़ा मजा देती है, लेकिन बाद में बहुत घातक हो जाती है। तुष्टीकरण की नीति एक ऐसी नीति है जो शुरुआत में बहुत मजा देती है, बड़ा फायदा देती है, लेकिन बाद में बहुत घातक हो जाती है। इस देश का विभाजन ही हुआ तुष्टीकरण की नीति की वजह से। आधुनिक इतिहास जब हम पढ़ेंगे तब उसमें मैं बताऊंगा आपको लखनऊ समझौते से शुरू हुई तुष्टीकरण की नीति। इसने भी वही नीति अपनाई, तुष्टीकरण।
पहला संतुष्ट किसको किया? अमीरों को, सामंतों को, सरदारों को। कैसे? एकता को अनुवांशिक कर दिया, हेरिडिटरी। ये जो प्रांतीय सूबेदार थे, इक्तेदार, इनको अनुवांशिक, हेरिडिटरी, कि रामलाल के बाद श्यामलाल उसका लड़का वो इक्तेदार बनेगा। और वो जो पुराना राक्षस था सामंतवाद, इसने उसको जिंदा कर दिया। अमीर खुश तो हो गए, बहुत खुश। अब आप किसी आईएएस से कहोगे कि आपके बाद आपका बेटा आईएएस बिना परीक्षा के, तो खुश तो होगा। अमीर वर्ग खुश हुआ इससे, सामंत वर्ग खुश हुआ। पहली नीति, इक्तादारी को अनुवांशिक कर दिया, प्रजा की तरफ पलटा। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रजा को ऋण दिया था, लोन दिया था, सोनधर लोन माफ कर दिया। जैसे आजकल हमारी सरकारें लोन माफ करती हैं चुनाव से पहले, और चुनाव के बाद भी वादा करती हैं। शुरू से ये कोई आज की पॉलिसियां नहीं है, ये आदिकाल की हैं। ऋण माफ कर दिया। अब अमीर खुश, जनता खुश। बैकग्राउंड से जोड़िए सारी बातों को। अमीर खुश, इक्तदारी अनुवांशिक, ऋण माफ। अब बचा मौलाना, पुरोहित तबका। इसने सल्तनत को इस्लामिक राज्य बना दिया, कहा इस्लाम के कानून पर चलेगा। ये गलती कर गया। भारत विभिन्नतावादी मुल्क है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मुल्क है। तत्कालिक फायदा हुआ इसको, मौलाना वर्ग ने बड़ा समर्थन दिया। धर्म के नाम पर मानव का बहुत शोषण हुआ, और धर्म अमृत भी है। धर्म अमृत भी है, लेकिन धर्म के नाम पर मानव का बहुत ज्यादा शोषण हुआ। कहा सिर्फ 4 कर, 4 खुम्स, खराज, जजिया, जकात, सिर्फ 4 कर लिए जाएंगे बस, बाकी कोई कर नहीं, शरीयत लागू होगी। मौलाना वर्ग बहुत खुश हो गया। चौथा, जन कल्याणकारी कार्यों को प्रोत्साहन। दारुल शिफा, हॉस्पिटल, एजुकेशनल सेंटर्स, मदरसा। तो अमीर वर्ग खुश हुआ, जनता खुश हुई, मौलाना वर्ग खुश हुआ, और आम जनमानस को भी सुविधाएं मिली। हर वर्ग इससे खुश हुआ, हर वर्ग। और हर वर्ग आपसे कभी खुश नहीं रह सकता। जैसे आपके परिवार में हर आदमी आपसे खुश नहीं रह सकता। आप आइसक्रीम थोड़ी है, कोई ना कोई तो दुखी रहेगा, कोई ना कोई निराश रहेगा, कोई ना कोई परेशान रहेगा। और जिससे दुनिया में हर आदमी खुश है, उसको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिससे दुनिया में हर आदमी दुखी है, उसको भी ध्यान देना चाहिए। हर वर्ग खुश, हर वर्ग। इसने एक नए विभाग का गठन किया, दीवाने बंदगानी, गुलामों का विभाग। 1.5 लाख गुलाम सरकारी कारखानों में लगाया, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। पैसा चाहिए ना, राज्य आर्थिक संकट से गुजर रहा है। 1.5 लाख गुलाम शाही कारखानों में लगाए गए, शाही कारखानों में उत्पादन के कार्य को बढ़ावा दिया गया। पैसा चाहिए। फल बागवानी को प्रोत्साहन, फल बागवानी, नहरें बनवाना, शहर बसाना, फिरोजाबाद। अर्थव्यवस्था को भी गतिमान किया इसने, तुष्टीकरण किया, अर्थव्यवस्था को गतिमान किया, और कट्टरपंथ का भी रास्ता अपनाया। श्री ब्राह्मण ने
बोधन नाम के ब्राह्मण ने कह दिया कि इस्लाम और हिंदू धर्म के सिद्धांत एक हैं, उसकी हत्या हो गई। जगन्नाथपुरी के मंदिर को तोड़वाया इसने। अब दिया बुझना था, तो जब दिया बुझना होता है तो वो आदमी उल्टे सीधे काम करता ही है। तत्कालिक इसको बहुत फायदा हुआ। ये जो तुष्टीकरण की नीति है, इसको तत्कालिक बहुत फायदा हुआ। वो जो साम्राज्य बिखरता हुआ नजर आ रहा था, वो बच गया। कई सारे इतिहासकार इसको सल्तनत काल का अकबर भी कहते हैं। अब इतना भी नाम ना गिराओ अकबर का। कट्टरपंथ किसी भी रूप में हो, उसको समर्थन नहीं दिया जा सकता। ऐसा नहीं कि मुसलमान कट्टरपंथी हैं तो चलेगा। कट्टरपंथ मतलब कट्टरपंथ। उड़ीसा के अभियान में इसने पुरी के मंदिर पर अटैक किया, मानी सी बात है, धन के लिए किया होगा। इसको पुरानी कहानी याद आई होगी कि मंदिरों में धन रखा हुआ है। मुस्लिम समुदाय का समर्थन पाने की कोशिश की होगी, मौलाना वर्ग को खुश करने का प्रयास किया होगा, लेकिन इस देश को किसी एक वर्ग पे नहीं चलाया जा सकता। संभाल लिया इसने। उस ताश के पत्ते की तरह जो जल्दी सल्तनत का पतन हो रहा था, उसने बचा तो लिया। लेकिन 1388 में इसकी मृत्यु हो गई। जिन गुलामों को इसने पाला, बड़ा किया, 1.5 लाख गुलाम, वो इसके नासूर बन गए। इसके मरने के बाद वो किंग मेकर बन गए, नृप निर्माता। और जहां नृप निर्माता पहुंचेंगे, राजा कमजोर हो जाएगा। लेटर मुगल्स, जहां किंग मेकर कभी ताकतवर व्यक्ति को राजा बनने ही नहीं देगा। राजा ताकतवर हो जाएगा, किंग मेकर खत्म हो जाएगा। तो जहां किंग मेकर एंटर करेगा, राजा अपने आप कमजोर हो जाएगा। और कमजोर हुआ तुगलक शाह 1388 में। 1388 के बाद दिल्ली के सूबेदारों को इस बात की सूचना मिल चुकी थी कि खत्म सब कुछ, और सब ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर दिया। तुगलक शाह के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली के सुल्तान का शासन दिल्ली से पालम तक था। अंतिम लौ भरभरा रही थी, और उसी पृष्ठभूमि में मध्य एशिया से एक बहुत खतरनाक आदमी का भारत आगमन हुआ 1398। वो जो अंतिम लौ भरभरा रही थी, उसने आके उसको बुझा दिया। तैमूर लंग, चोर। इसका जो आरंभिक जीवन है, चोर का जीवन है। चोर, छोटा सा गुट बना के ये लोग गाय वाय चोरी करते थे। तैमूर तुर्की में पहुंचा, टर्की। वहां एक जगह थी सिवास। वहां के लोगों को इसने वादा किया कि अगर तुम लोग सरेंडर कर दो तो मैं खून नहीं बहाऊंगा। इसने कहा मैं खून नहीं बहाऊंगा। उन्होंने बेचारों ने सरेंडर कर दिया। इसने 3000 लोगों को जिंदा दफन कर दिया। वादा था ना, खून नहीं बहाऊंगा। यह वादा थोड़ी था कि मारूंगा नहीं। 3000 लोगों को जिंदा दफन कर दिया, जिंदा। मैंने इसके बारे में पढ़ा कि चोर इतना बड़ा शासक, तो बड़ी जिज्ञासा हुई कि यार इसके बारे में पढ़ा है कि क्या किस टाइप का आदमी था ये चोर उचक्का इतिहास में इतना बड़ा कैसे हो गया। बहादुरी राजा की भी होती है और बहादुरी बदमाशों की भी होती है। जो बहादुरी जन कल्याण में यूज हो रही है, बस उसी की तारीफ की जाएगी। बगदाद में 1399 में इसने अपने सिपाहियों से कहा कि हर सिपाही को 2 सर काट के लाके दिखाने हैं। उसको इनाम मिलेगा। दो सर। दिल्ली आया, लूट मार किया। क्या यहां
सिर्फ हिंदुओं को मारा, नाम पूछ के मारा। क्या नाम है भैया? संजीव, मार दिया। फिर पूछा क्या नाम है? शमसुद्दीन, छोड़ दिया। ऐसे थोड़ी, सबको मारा। दिल्ली से वापस जा रहा था, पंजाब के किसी गांव से गुजर रहा था, तो कोई औरत कुएं पे खड़ी होकर चिल्ला रही थी कि मेरे बेटे को बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ, मेरा बेटा कुएं में गिर गया है। गया ये, उसने भाला फेंका और खींच लिया लड़के को बाहर। लड़का तो मर गया। उसकी मां तो पागल कि तूने मेरे लड़के को मार डाला। बोले मैंने कहा मारा? तू ही तो कह रही थी मेरे लड़के को निकालो, मेरे लड़के को बचाओ, तो निकाल दिया मैंने। और इसने उस औरत से कहा कि मुझे जिंदगी में पहली बार दया आई है। इसको दया इस तरह आती थी। $1398 बस इसके इतिहास में सम्मान कुछ लोगों ने सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि इसने कहा कि मैं इस्लाम की तलवार लेकर घूम रहा हूं। इस्लाम की तलवार लूटने के लिए घूमती है। इस्लाम की तलवार शांति स्थापित करने के लिए, अराजकता खत्म करने के लिए। यही लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को बदनाम किया है। यही लोग जिन्होंने धर्म का आड़ लेकर अपने लूटपाट को भी जायज ठहराया। यह बात मुसलमानों को समझनी पड़ेगी। तुम्हारे नायक अच्छे होने चाहिए। शशांक बंगाल का राजा था, बोधि वृक्ष को काट दिया, किसी ने आज तक उसकी तारीफ नहीं की। गलत को गलत कहना पड़ेगा। मुसलमानों के एक से एक नायक हैं। कैलिफ अल मामून, कैलिफ अल हारून, हसन बसरी, हजरत उमर, हजरत अली, एक से एक नायक, एक से एक। उनको पता नहीं क्या मजा मिलता है इन लोगों को अपना नायक बनाने में। हमें तो यह बात आज तक समझ में नहीं आई और शायद इसीलिए उन्हें आज बड़ा विरोध का सामना करना पड़ता है। आदमी दिल्ली तक पहुंचा, बड़ी तबाही मचाई उसने। नृशंसता तो था ही, मैंने पिछले लेक्चर में कहा भी था कि ये नृशंसता, ये बर्बरता, ये मध्य एशियाई रीति है। भारत में, भारतीय संस्कृति में नैतिकता है। युद्ध में भी, युद्ध की जो नैतिकता है वो भारत की एक बड़ी अजीब विशेषता है कि मोरालिटी कहां? युद्ध में, वॉर में। गदा युद्ध करेंगे लेकिन जांग से नीचे नहीं मारेंगे। ये वो देश है जहां युद्ध भी नैतिक होकर लड़ा जाता था। और उस देश में जब ये मध्य एशियाई बर्बर आए, इन्होंने सारा नियम तोड़ दिया। इसीलिए इनको इतिहास में कहीं ना कहीं कटुता का सामना करना पड़ता है, विरोध का सामना करना पड़ता है, और वो इन्हें स्वीकार करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। उस पर इनका बचाव कोई नहीं कर सकता। और जो करेगा उसके फिर दूसरे साइड का अंधभक्त होने का आरोप लगेगा, और लगना ही चाहिए। और 1398 में दिल्ली सल्तनत की लौ बुझ गई, सब कुछ खत्म। तैमूर ने जाने से पहले, इसी आधार पर तैमूर ने जाने से पहले सैयद वंश के एक आदमी को अपना गवर्नर बनाकर वो चला गया। इसी आधार पर मुगल तैमूर को अपना वंशज घोषित करते हैं, जिससे वो भारत को क्लेम कर सके, भारत पर दावा कर सके। इसीलिए मुगल अपने आप को तैमूर से जोड़ते हैं, क्योंकि अगर वो तैमूर से नहीं जोड़ेंगे तो भारत पर उनका दावा खोखला हो जाएगा। उनको भारत पर दावा करना है कि भारत हमारा है। किस आधार पे? बोले तैमूर हमारे परदादा भारत आए थे,
भारत पर उनका कब्जा था, अपने गवर्नर को नियुक्त करके गए थे खिज्र खान। अब दावा करने के चक्कर में एक चोर उचक्के को उन्होंने अपना रिलेटिव बता दिया। सैयद वंश कुछ समय तक दिल्ली में रहा। उसके बाद एक और वंश आया, लोदी। पहलो लोदी अफगानी, और उसने अफगानियों को न्योता दिया कि आओ, कहां वहां गरीबी में रह रहे हो, और भारत आने का किसी को न्योता मिले। भारत दुनिया की वो धरती है जो स्वर्ग की कल्पना की गई, वो भारत को ध्यान में रखकर ही की गई। उपजाऊ भूमि, विभिन्न भौगोलिक दिशाएं, विभिन्न संस्कृतियां, शांति और प्रेम को महत्व, ध्यान आधार स्तंभ, ज्ञान को बढ़ावा। स्वर्ग तो होगा ही। जिस देश में लोग चैतन्य पे जीना सीख जाएं, चेतना पे, उन्हें धन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही तो स्वर्ग है। और जिन्हें धन की जरूरत नहीं पड़ेगी, झगड़ा नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। आज भारत के साथ क्या हुआ? आधुनिक शिक्षा ने भारत की पूरी व्यवस्था को पलट दिया। मैकालियन शिक्षा, जहां से मैकाले की शुरुआत होती है, वहां से भारत के विनाश की भी शुरुआत होती। भारत के विनाश, भारत राष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं। मैकालियन शिक्षा ने नौकरी तो दी, लेकिन पूंजीवादी संस्कृति को बढ़ावा दिया। और जो भी पूंजीवादी संस्कृति को फॉलो करेगा, वो बाहर जिएगा। बाहर उसको बाहर घर चाहिए, बढ़िया मकान चाहिए, अच्छी स्त्री चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, और कपड़े का फैशन बदलता जाएगा हर महीना। कितना खरीदोगे? जो चेतना पे जिएगा वो अंदर जिएगा। वो बाहर धोती लपेट लेगा, नहाएगा, साफ सुथरा रहेगा, बिना घड़ी के भी रह सकता है। मैकालियन शिक्षा से पहले इस देश के लोग गरीब नहीं थे, सुखी थे, शांत थे, समृद्ध थे, आंतरिक स्तर पर। ये बहुत बड़ा गेम हुआ भारत के साथ। भारत को अंदर से बाहर की तरफ दिशा उन्मुख कर दिया गया। कि तुम अगर बाटी चोखा खा रहे हो तो तुम गांव के आदमी हो, बैकवर्ड हो। पिज्जा खाओ तुम। तुम्हारी घड़ी कितने की है? 5,000 की, गरीब हो तुम। तुम्हारा जूता कितने का? 450 का, गरीब हो। मोबाइल लावा का रखे हो, खत्म हो। ये निराशा, ये हताशा, ये डिप्रेशन। भाई स्विफ्ट है आपके पास, तो कार है, आपको जरूरत है स्विफ्ट की, आपके पास है, लेकिन आदमी फिर भी दुखी है, कहता मर्सिडीज नहीं है। भैया कार का मतलब तो मर्सिडीज होता है। OnePlus वाला इंफीरियर फील कर रहा है। उससे पूछो कौन सा फोन रखे हो? अरे भैया ऐसे ही सस्ता सा है OnePlus। उसको इस बात की खुशी नहीं कि मैं फोन रखा हूं, इंफीरियर महसूस कर रहा है कि एप्पल नहीं है भैया, ऐसे सस्ता सा 30,000 का है। कौन सी घड़ी लगाए हो? HMT लगाए हैं भैया, सादिम भैया की सादिम मिली थी, राडो नहीं है भैया। मैं तो अपने बहुत सारे मित्रों को देखता हूं, रिश्तेदारों को देखता हूं, मैं तो शादियों में जाता हूं लोअर टी शर्ट पहन के। ये हमारे रिश्तेदार की शादी थी 25 जनवरी 2023 को इलाहाबाद में। हमारी श्रीमती जी सूट उट लेकर आई थी, सूट पहन के चलो। हम कहे 5 लाख रुपया दो तो पहने।
मत कपड़ा कोई देख रहा, हाँ कपड़ा अच्छा होना चाहिए, ये नहीं नीचे से यहाँ फटा है, यहाँ से शर्ट फटी है, नहाए नहीं हो 5 दिन से, कहीं चले गए, लोग बेहोश हो गए तुम बस मिल के, ऐसा नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा होना चाहिए, डिसेंट कपड़ा होना चाहिए, बात खत्म। हाँ तुम किसी पद पे हो तो उस पद की गरिमा को तुम्हें रखना पड़ेगा, ये बात है, इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप आईएएस अधिकारी हैं, आप नेता हैं, तो आपको एक प्रोटोकॉल के तहत कुछ विशेष चीजें पहननी पड़ेंगी, वो आपको पहननी चाहिए। पूंजीवादी संस्कृति ने हिला कर रख दिया इस देश को। पागल हैं लोग, जिनके पास स्विफ्ट है, वैगनार है, वो पागल है, गाड़ी है उनके पास। कह रहे भैया कब वो पैसा हुई तो फॉर्च्यूनर खरीदो। इस देश में गरीबी नहीं है, इस देश में भ्रम है। 70 से 80% लोग आज भ्रमित हैं, और उस भ्रम को दूर करने का बस एक ही माध्यम है, ध्यान। और ध्यान की नगरी है भारत। पिछले भी लेक्चर में मैंने आपसे कहा, किसी एक दिए को पकड़ लो, ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, किसी एक दिए को पकड़ लो, मेरे जीवन का व्यक्तिगत अनुभव, किसी एक दिए को पकड़ लो, $50 नोट 500 के पड़े हुए हैं, एक नकली है, उसी को निकालोगे, 49 को फाड़ोगे नहीं। तो एक बाबा नकली निकल ही गए तो क्या फर्क पड़ता है, 5 निकल जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, 5 सिर्फ असली हैं तो भी बहुत बड़ी बात। किसी एक को पकड़ लो। तो ध्यान के साथ पूंजीवाद को भी निगलेक्ट नहीं करना है, बहुत उपयोगी चीज है, लेकिन ध्यान के बिना पूंजीवाद जहर के समान है, बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। बहलोल लोधी ने दिल्ली की सत्ता को संभाला, लोधी राजवंश की शुरुआत हुई। लोधी राजवंश में जो सबसे खास आदमी है जिस पे चर्चा थोड़ी सी की जानी चाहिए, वो है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी, उसके समय भी वस्तुओं की कीमत सामान्य स्तर पर बने रही, जो भी वजह रही हो, पर उसका काल भी इस बात के लिए जाना जाता है कि मुद्रास्फीति नहीं बढ़ी, कीमतें सामान्य रहीं। इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है वो अपने गुप्तचरों की वजह से। उसके बारे में कहा जाता है कि जिन भूत प्रेत उसकी गुप्तचरी करते थे, किसी की भी खबर मिल जाती थी उसे, सिर्फ मियां बीवी ने बात की तो भी पता चल गया। सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बाद जो आदमी गद्दी पर बैठा वो है इब्राहिम लोधी। तृतीय नगरीकरण की धारा बह रही है। पहला नगरीकरण इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा नगरीकरण मौर्यकाल, एंशिएंट इंडिया, तीसरा नगरीकरण मेडिवल इंडिया, अर्बनाइजेशन। धारा बह रही है, आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है, इकोनॉमी मजबूत हो रही है, पैसा बह रहा है, लेकिन राज्य गायब है। E इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। अब अर्थ की धारा बह रही है, राज्य गायब है। अब दिल्ली में लोधी, राजस्थान में राणा सांगा, और मध्य एशिया से घर विहीन, वतन विहीन, बेगाना बाबर, जिसका नाम भारत में शायद ही कोई हो जो ना जानता हो। जितना प्रसिद्ध उसको इतिहास नहीं कर पाया, उससे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ वो बाबरी मस्जिद की वजह से। भारत के स्वयंवर की शुरुआत, 3 लोग मैदान में, एक अति युवा इब्राहिम लोधी और 2 युवा राणा सांगा और बाबर। और ये घर विहीन बाबर। और मैं आपसे पिछले लेक्चरों में कह चुका हूं कि जिसको भी होम कैडर मिला वो दूसरे राज्य में कभी रुका नहीं। तैमूर कहां रुका, आया लूटा, होम कैडर चला गया। महमूद गजनी आया, लूटा, होम कैडर चला गया। लेकिन बाबर घर विहीन है, बेगाना,
उसको घर बनाना है। काबुल में जीने से अच्छा है हिमालय चला जाए, तपस्या करे। अफगानिस्तान, द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। किसकी वजह से? भूगोल की वजह से। तोरा बोरा की पहाड़ियां, अफीम, वहां जिंदा रहने के लिए लड़ना है। अगर तुम सिर्फ जिंदा रहना चाहते हो तो लड़ना पड़ेगा। इसलिए अफगान संस्कृति में हीरो वर्शिप नहीं है, भारत की संस्कृति में हीरो वर्शिप है। क्योंकि हर आदमी को लड़ना है, सबको, कोई बच ही नहीं सकता। ये 3 लोग आमने सामने। भारत को पता चला कि ये इब्राहिम लोदी, इसके आपसी अपने ही लोग इससे नाराज। राजा के बेटे में ऐंठन पैदा हो ही जाती है। राजा जितना सरल होता है, जो आदमी नीचे से ऊंचे की तरफ उठता है उसके अंदर सरलता होती है। लेकिन उसका जो बेटा है उसने तो राजशाही देखी है, उसके अंदर थोड़ा सा राजापन आ जाता है। किसको खुशी में तो बहुत ज्यादा आ जाता है। वो ये नहीं सोचता मेरे बाबा क्या थे, सोचता मेरे बाप। इब्राहिम लोदी के साथ भी यही हुआ। उसके अधिकारी वर्ग, उसके गवर्नर वर्ग उससे नाराज चल रहे थे। और पंजाब का गवर्नर उससे लगा कर मुगलों को बुलाकर और इब्राहिम को खत्म करवा दिया जाए। तो दिल्ली की गद्दी मेरी। हालांकि बाबर ने अपनी जीवनी में इस बात का उल्लेख किया है कि राणा सांगा ने मेरे साथ धोखा किया, राणा सांगा ने मुझे बुलाया। राणा सांगा क्यों बुलाएंगे तुझे, उस पर अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन बाबर भी एक नायक है। उसकी कहानियां, उसका युद्ध, उसका जीवन, जीवन भर लड़ता रहा, जीवन भर। मध्य एशिया, भारत, पूरा जीवन उसका युद्ध का जीवन है। और उसकी 4 लाइनें तो इतनी फेमस हैं जिसको मैं हर जगह रिपीट करता हूं। What though the field be lost, everything is not lost. The unconquerable will and the courage never to submit and yield. क्या हुआ जो मैदान हार गए? अभी सब कुछ नहीं हारे, मैदान ही तो हारे हैं, अभी सब कुछ नहीं हारे। क्या नहीं हारे? वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति। मैदान हारे हैं, ना साहस हारे हैं ना इच्छा शक्ति हारे हैं। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। जब भी भारत के लोग आपस में लड़ेंगे, बाहर के लोग फायदा उठाएंगे। उस बाहर के आदमी को गाली देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बार बार यही कहता हूं। महमूद गजनी को गाली देने की कोई जरूरत नहीं, तैमूर लेम को गाली देने की कोई जरूरत नहीं। अरे तुम्हारा घर में अरबों रुपया पड़ा हुआ है और घर की रक्षा करने वाला कोई नहीं, तो तुम लूटे नहीं जाओगे? बार बार बाहरियों को ही दोष दोगे। महमूद गजनी ने हमको लूट लिया भैया, हमको गौरी ने लूट लिया, हमको वो तो अच्छा हुआ चंगेज नहीं आया। तैमूर ने लूटा भैया हमको, नादिर शाह ने लूटा, अब्दाली ने लूटा, रॉबर्ट क्लाइव ने लूटा। किसने नहीं लूटा? अंग्रेजों को हम गाली इसलिए नहीं देते क्योंकि उनकी वजह से कोई वोट बैंक नहीं बनता। अगर इस देश में 30% ईसाई हो जाएं तो मुगल बाहर हो जाएं लड़ाई से, ईसाइयों पर टारगेट शुरू हो जाए कि भैया ईसाइयों ने बहुत लूटा। जितना अंग्रेजों ने लूटा उनकी चर्चा ही नहीं होती कहीं। उसकी चर्चा नहीं होती। इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। बाबर को गाली देने से कोई फायदा नहीं है। योद्धा है, लड़ना जानता है। जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां मौका मिलेगा, खाली जगह मिलेगी, साम्राज्य बनाने की स्थिति पैदा होगी, वो तो आएगा ही, कोई भी आएगा। और 1526 भारत के इतिहास की धारा यू टर्न ले रही है, घूम रही है, एक नई दिशा की तरफ बढ़ रही है। पानीपत का पहला युद्ध 40,000 सिपाहियों संभवतः ने इब्राहिम लोदी की 1 लाख सेना को हरा दिया।
दिल्ली और आगरा पर कब्जा, 1526 पानीपत का पहला युद्ध। और बाबर ने वादा किया था अफगानियों को कि भाई पैसा देंगे जम के तुम लोगों को। और दिल्ली का खजाना उसने लुटा दिया अफगानियों के ऊपर, क्योंकि उसको पता था अभी और लड़ाइयां लड़नी है। दिल्ली का खजाना उसने अफगानियों पर लुटा दिया, तो उसको एक नई उपाधि मिली, कलंदर। अभी मुगल स्थापित नहीं हुए थे, अभी मुगलों को चुनौती देने वाला एक आदमी मौजूद था, राणा सांगा। और यही पे एक घटना घट गई। पानीपत के युद्ध के बाद मुगल सेना ने कहा अब हम नहीं रहेंगे भैया, वापस जा रहे। अरे बाबर ने कहा कैसी बातें कर रहे हो यार, एक युद्ध और फिर हम स्वर्ग में प्रवेश कर जाएंगे। अफगानियों ने कहा तुम्हें स्वर्ग में जाना है, तुम जाओ, हम काबुल वापस जा रहे हैं, हम भैया अब नहीं लड़ेंगे। अफगानियों को भी पता था राजपूती शौर्य, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो आदमी हमेशा जान देने को तैयार है उससे क्या लड़ोगे। जो रेडी है, जो कह ही रहा है कि मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है, जिसकी फिलॉसफी यही है कि ताकत मतलब जो जान ले या जान दे। शमसुद्दीन भाई साहब खड़े हो गए, उसने कहा जिहाद राणा के खिलाफ। बस ऐसे महमूद गजनी ने किया, ऐसे बाबर ने किया, और ऐसा आगे भी लोग करते रहे और आज भी कर रहे हैं। 1527 में हुआ खानवा का युद्ध। भारत की एक शक्ति की पराजय, भारतीय शक्ति की पराजय, और संभवतः यहीं से मुगल साम्राज्य की नींव की शुरुआत। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।